ये डायगोनलाइजेशन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में जो हमने करा था, वो जब क्वेश्चन था उसमें क्या था, सारी की सारी आइगन वैल्यू डिफरेंट टाइप थी। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें देखो आइगन वैल्यू सेम आ जाएंगी। तब जब सेम आ जाती है तो उससे जो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिलते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो हम फाइंड करेंगे। पहले एक बार वो मैं स्टेप बता देता हूँ कैसे डायगोनलाइजेशन हम करते हैं, ठीक है। ये स्टेप है, ये 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप में इसको हम कवर कर देंगे। पहले स्टेप में आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे, दूसरे में आइगन वेक्टर, लेकिन कैसे होने चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तीसरे में क्या होगा, जो आइगन वेक्टर आए उन्हें मैट्रिक्स में की फॉर्म में अरेंज कर देंगे कॉलम वाइज। चौथे में क्या करेंगे, जो मॉडल मैट्रिक्स है यानी पी मैट्रिक्स बनाई है हमने आयन वेक्टर से, उसका इन्वर्स ही फाइंड करेंगे। पांचवें स्टेप में क्या करेंगे, तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, पी इनवर्स का, गिवन मैट्रिक्स का और ए का। तो उससे जो मैट्रिक्स आएगी वो उस मैट्रिक्स की खासियत क्या होगी, जो भी हमारे आइगन वैल्यूज होंगी वो डायगोनल पे आ जाएंगी मैट्रिक्स की। ठीक है, ये 5 स्टेप फॉलो करने रहते हैं। फिलहाल चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अब। तो पहले स्टेप में क्या करना, आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। आइगन वैल्यूज से स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 आ जाएगा हमारा आइगन वैल्यूज का। ठीक है, आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ए माइनस लैम्डा आई की हेल्प से। ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, जो भी डायगोनल पे लिखे हैं उसमें से लैम्डा माइनस करके लिख दो। 2 माइनस लैम्डा 0 1, 0 3 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 0 1 0 2 माइनस लैम्डा। अब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे थर्ड रो में, सॉरी सेकंड कॉलम में या सेकंड रो में दो जीरो वन नहीं है, किसी भी रो उसके अक्रॉस ओपन कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अक्रॉस ओपन करता हूँ। ठीक है, तो पहले जीरो मिल रही है तो उसकी जीरो की वजह से तो सब जीरो ही हो जाएगा। आगे देखो आगे क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये इसकी पोजीशन क्या ए, ये हो गए A21, ये हो जाएगी A22, यानी यहाँ पे प्लस आने वाला है। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा, जब इवन पे होता है ना, इवन पोजीशन पे तो यहाँ पे प्लस आता है, ओड नंबर पे होता है माइनस पे आता है। जैसे यहाँ पे हम खोलते थे ना पहले रो के क्रॉस, तो ये पहले वाला प्लस, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है A11, यानी 1 + 1 जोड़ेगा 2 आएगा, ये 1 2 होता है, यानी 1 + 2 वो ओड आएगा, ओड के लिए माइनस लिखते हैं। ठीक है, ये A13 यानी प्लस आएगा। अब डिटरमिनेंट है, ये तो सोल्व करना आता होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करो, ये वाली रो हटी, ये कॉलम हटा, 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा अंदर। किसी तरीके से करना, पहले रो के एक रोज भी ओपन करके कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मैं उसी से करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को उसी की हैबिट रहती है फर्स्ट रो के एलोंगी। चलो मैं फर्स्ट रो के एक रो से ओपन करके दिखाता हूँ। देखो कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस लैम्डा, ये यार 3 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई करो, 3 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा हो जाएगा माइनस 0। आगे 0 के लिए ओपन करना ही नहीं है। ये माइनस क्यों आया, देखो इसके, क्योंकि ओल्ड पोजीशन पे है वो। +1, अगला प्लस आया क्योंकि इवन पोजीशन पे है, 0 से मल्टीप्लाई की 0 हो गया, -1 की इससे की तो 3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर यहाँ से, और ये 0 हो गया, यहाँ पे ये माइनस बाहर आ गया, ये कितना बचा 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, 3 माइनस लैम्डा में बाहर निकाल देता हूँ ताकि 30 डिग्री की क्वेश्चन से मैं बच जाऊँ। 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको पेज को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, फाइंड करो इसको यहाँ से। एक तो आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 3 आ गया, 3 माइनस लैम्डा पुट किया, तो इस वाले इक्वेशन को पुट करेंगे, देखो कैसे स्मार्टली हैंडल करेंगे। 1 को इधर भेज दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो उधर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट +-1। एक बार प्लस के लिए सोल्व कर दो, एक बार माइनस के लिए सोल्व कर दो। एक बार प्लस के लिए सोल्व करा तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा उधर ले आए 2 - 1 1 आ गया। एक बार माइनस के लिए सोल्व कर दो, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा 2 + 1 यानी 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो आइगन वैल्यू जो हमारी सेम आई हैं। ठीक है, इसी का बस खेल है इस प्रॉब्लम में।
अब देखो कैसे इसको हैंडल करना। पहले क्या करते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2, आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। जब लैम्डा इक्वल्स टू 1 है, पहले लैम्डा इक्वल्स टू 1 के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। जब लैम्डा इक्वल्स टू 3 के लिए देखो कैसे स्मार्टली हैंडल करेंगे। तो कैसे निकालते हैं पता है ना, आइगन इसके लिए a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। जो भी a माइनस लैम्डा आई वाली इक्वेशन थी उसमें क्या कर दूंगा मैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लगा दूंगा। कहाँ पे, यहाँ पे, ये डिटरमिनेंट निकाला था ना, इसमें लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लगाता हूँ, तो ये 1 बचेगा, 0 1 0, ये ऐसे करके बचेगा, ठीक है। जो आएगा मैं उसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 लगा देना उसी इसमें। तो ये जो यहाँ पे आएगी मैट्रिक्स आएगी ना, तो वो जो मैट्रिक्स आने वाली मैं उसको लिख देता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 0 1 0 2 0 1 0 1, ऐसा है x1 x2 x3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन बनेंगी, थोड़ा सा इक्वेशन को सोल्व करेंगे और आइगन वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ से x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0 मिल गया मुझे, x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन सेकंड वाले से क्या आएगा, 2x2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x2 कितना आ गया मेरा, 0 आ गया, x2 की वैल्यू डायरेक्ट ही आ गई। और यहाँ से देखोगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, x1 इक्वल्स टू माइनस का ऑफ x3 के लिए क्या करो, मान लो कुछ, लेट x3 इज इक्वल्स टू k1, तो x1 कितना आ जाएगा, माइनस का k1। इससे जो आइगन वेक्टर आएगा उसको लिखता हूँ मैं, आइगन वेक्टर लिख दो। पहला आइगन वेक्टर कितना आया, x1 इज इक्वल्स टू, ये आया माइनस का k1, वो x2 0 है, और ये आया k1 को बाहर निकाल देते हैं, जो कांस्टेंट आता है, अंदर जो बचा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। पहला आइगन वेक्टर आ चुका है। अब क्या करेंगे, जब लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 है, अगेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 लगाएंगे सेम इक्वेशन में, ठीक है, a माइनस लैम्डा आई वाली में, जो हमने डिटरमिनेंट निकाला था ना जहाँ से, उसी में लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 लगा दो। तो वो जो आएगा, वो जो आने वाला उसकी वैल्यू को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैट्रिक्स जो आएगी वो, जब लैम्डा इज इक्वल्स टू हम 3 लगाते हैं तो क्या क्या ऐसी बनती है, 1 0 1, ठीक है। मिडिल वाली कंप्लीटली 0 हो जाएगी, ये 1 0 -1। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा अच्छा सा खेल है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का यहाँ पे बहुत अच्छा सा आने वाला काम है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का x1 प्लस x3, क्योंकि ये दोनों x2 तो बीच में 0 है ना, इक्वल्स टू 0। यहाँ से सेम इक्वेशन आने वाली है, x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 0, यानी x1 इक्वल्स टू x3 दोनों जगह से। देखो यहाँ पे x1 और x3 दोनों बराबर है, मैंने मान लिया वो k2 के बराबर है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है हमें, यहाँ पे x2 नहीं है हमारे पास, x2 नहीं है क्योंकि एक ही इक्वेशन बची है, एक इक्वेशन से मुझे 2 वेक्टर बनाने हैं। यही जब सेम आ जाती है वैल्यू, बस यही दिक्कत होती है। तो इस वाले केस में क्या करना है, हमारे पास अगर हमारे पास 3 भी होती, मान लो मैंने कहा अगर x2 भी होता मेरे पास, तब क्या करते, उस केस में क्या करना, x1 हो x2 x3 हो, हमें किसी एक की वैल्यू को मानना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो मान लेते हैं, कैसे मानेंगे, देखो हमें x2 की वैल्यू पता नहीं है, पहले मैं 0 ले लेता हूँ। जब मैं x2 की वैल्यू 0 लेता हूँ तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पे सेकंड आइगन वेक्टर, ये x1 और x3 दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ये k2 आने वाला, ठीक है। ये बीच में मैंने 0 ले लिया x2 की जगह, ये k2, यहाँ से इसके बाहर निकाल दोगे k2 को, तो जो आएगा उसको लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे जो आया हमारा x2 जो आ जाएगा, k2 बाहर निकाल दो, सॉरी ये बचेगा 1 0 1, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगली बार मैं क्या करता हूँ कि इसको कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ से अब देखो थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, यहीं से x2 को अब मैं क्या लूँ, x2 को अब मैं क्या लूँ, अब मैं क्या करता हूँ, x2 को कुछ और ऐसा ले लेता हूँ जो इसके जैसा ना दिखे, वो इसके जैसा ना दिखे। x1 और x3 ऑलरेडी बराबर है, तो x2 को मैं एक बार क्या मान लेता हूँ, k2 के इक्वल,
ठीक है, यहाँ पे जीरो माना था, यहाँ K2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे जीरो नहीं मानना चाह रहे तो कुछ और मान सकते हैं, जैसे 5K2, ठीक है, 6K2, कुछ भी मान लो, मानना अपने ऊपर है, जरूरी नहीं जीरो। देखो ये जो पी मैट्रिक्स बनती है सबकी डिफरेंट आएगी ऑलमोस्ट, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से सोचता है, ठीक है। 99% चांस है कि सबके जो पी मैट्रिक्स है अलग आएगी, लेकिन खासियत क्या है, जो लास्ट वाला आंसर है वो सबका सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब मैंने x2 के ये ले लिया, K2 ले लिया, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, थर्ड आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, x3। ये कैपिटल x3 है, ये स्मॉल में है, ठीक है सब। तो ये सारे K2 हो जाएंगे, वो तो ऑलरेडी दोनों K2 के बराबर है, ये मिडिल वाला अब K2 के बराबर हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से K3 बाहर, K2 बाहर निकाल दूंगा, 1 1 1। इस तरह से मुझे क्या मिल गया, x2 और x3 मिल गए। देखो दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट से मतलब जब इन तीनों में आइगन वेक्टर को मैट्रिक्स में लिख दूं ना, उसका डिटरमिनेंट निकालूं तो जीरो नहीं आना चाहिए, ये है सिंपल भाषा में, ठीक है। अब जो पी मैट्रिक्स लिखनी है उसको लिखो। स्टेप नंबर 3 में क्या लिख देंगे, जो मॉडल मैट्रिक्स है पी मैट्रिक्स को लिखो। उसमें जो हमारे क्या करना है, x1 x2 x3 को क्या करना है, कॉलम वाइज लिख दो। x1 कितना आया था, x1 की वैल्यू लिखो, यहाँ से ऊपर जो थी हमारी x1 जो थी, पहला आइगन वेक्टर कितना था, ये था K1, बिना कांस्टेंट के लिखना, -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1, ठीक है, -1 0 1। x2 कितना आया, 1 0 1, और ये कितना आया, 1 1 1। ये आ गई बात पी मैट्रिक्स। स्टेप 4 में क्या करना है, पी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे, मैं 3-4 मेथड बता चुका हूँ, उसी से निकाल लेना, ठीक है। जो पी इनवर्स आने वाला है मैं उसकी वैल्यू लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। पी इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 डिटरमिनेंट ऑफ पी इनटू एडजेंट ऑफ पी, ठीक है। मैं इस वाले मेथड से निकाला हूँ, आप कोई उससे निकाल सकते हैं, जैसे गॉस जॉर्डन हुआ, केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जो पी इनवर्स आएगा मैं उसको लिख दे रहा हूँ। इसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो आएगा 2 सोल्व होके, और मैट्रिक्स जो आएगी अंदर की वो आएगी, मैं उसको लिखता हूँ -1 0 1, ठीक है। मैंने पहले सोल्व किया हुआ है, उसको मैं लिख रहा हूँ -1 0 1 1 -2 1 0 2 0 0 2 0। अब स्टेप 5 में क्या करना है, तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो उसको लिखते हैं स्टेप नंबर 5। जो डी मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, पी इनवर्स ए इंटू पी, ठीक है। तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। जो डायनोगल मैट्रिक्स आ जाएगी वो कितना जाएगा, 1/2। इस वाली मैट्रिक्स को लिखो पहले, -1 0 1 1 -2 1 0 2 0। देखो इसे बाहर लिखने का फायदा ये है, अगर तुम ऐसे लिख दोगे तो फ्रैक्शन में आ जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, और ज़्यादातर मल्टीप्लाई करने में फिर गलती हो ही जाती है। तो जब भी फ्रैक्शन हो उसे बाहर निकाल दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मल्टीप्लाई कर देना मैट्रिक्स की। आगे जो ए मैट्रिक्स है यानी गिवन मैट्रिक्स जो होती है उसकी वैल्यू लिखो कितनी है, जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन था 2 0 1 0 3 0 1 0 2। पी मैट्रिक्स जो होती है, पी मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो, -1 1 1 0 0 1 1 1 1। मल्टीप्लाई करो, पहले लास्ट वाली दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की, ठीक है। तो करते हैं इनकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आएगी मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी आती है आपको, 1/2 -1 0 1 1 -2 1 0 2 0। इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके जाएगा, मैं उसको लिखता हूँ, वो जाएगी -1 3 3 0 0 3, ठीक है, 0 0 3 1 3 3। अब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या आ जाएगा, 1/2। जब इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारा 2 0 0 0 6 0 0 0 6।
अब 2 से अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 से अंदर जब डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ से डी मैट्रिक्स जो आ जाएगी, 2 को किया तो 1 आ गया, 0 0 0 3 0 0 0 3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आंसर की पहचान क्या, तीनों जो हमारी आइगन वैल्यूज थी वो किस पा चुकी हैं, डायगोनल पा चुकी हैं, ठीक है। किस पा चुकी है, यहाँ पे ध्यान से देखो, डायगोनल पा चुकी है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है। ये आंसर चेक करने का तरीका भी है, जब फाइनल आंसर आए तो पता लग जाएगी। तीनों आए कि तीनों आइगन वैल्यूज कैसी है, डायगोनल पा चुकी है। इसमें पोजीशन को लेकर वो नहीं करना, किसी की हो सकता है 3 यहाँ पा रही हो पहले पे, बीच में बना रहा हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बस उस पर डिपेंड करता है कि आपने आइगन वेक्टर कैसे अरेंज किए थे, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आइगन जो भी हमारे आइगन वैल्यूज है इसे डायगोनल पानी चाहिए, ठीक है। इनका ऑर्डर कुछ भी हो, 1 जहाँ बाद में आ रहा हो, पहले आ रहा हो, 3 कहीं बीच में आ रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप आप लोगों को अब ये समझ आया होगा डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।